गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के मध्य डिफरेंस के बारे में स्टडी किया था। इस क्लास में हम ईएमएफ इक्वेशन के बारे में देखेंगे कि डीसी जनरेटर में ईएमएफ किस प्रकार से उत्पन्न होता है। अब आप सभी को पता है कि जो डीसी मशीन की जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कंडक्टर। वे कंडक्टर जब फ्लक्स को कट करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप कंडक्टर में डायनेमिक ईएमएफ यानी गतिशील विभव उत्पन्न होता है। प्रिंसिपल क्या था, फैराडे का नियम क्या कहता है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में आप किसी भी चालक को घूर्णन कराते हो तो हमेशा क्या होता है कि चालक फ्लक्स लाइंस को कट करता है, जिसके कारण चालक में गतिशील ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो उस ईएमएफ समीकरण के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए ईएमएफ इक्वेशन, विद्युत वाहक बल समीकरण। ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए वहां पर पोल्स के बारे में डिस्कस करें कि पोल क्या होंगे। तो यहां पर मैं पोल्स को P से प्रदर्शित करूंगा। सबसे पहले जैसे आपके पास ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, ठीक है। तो फ्लक्स लाइंस कहां से कहां, नॉर्थ पोल से किधर होती थी, साउथ पोल की तरफ होती थी, ठीक है। और यहां पर क्या होता था, आपका कंडक्टर होता था। यहां से आपको आउटपुट V प्राप्त होता था। अब मान लीजिए कि यहां पर क्या है, पोल, पोल की संख्या क्या है P। तो यहां पे सबसे पहले मैं P को प्रदर्शित कर रहा हूं, नंबर ऑफ पोल, ठीक है। कितने पोल हैं, जैसे यहां पर 2 पोल हैं तो P क्या किसको प्रदर्शित करता है, नंबर ऑफ पोल को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में फाई, यहां पर क्या है, फ्लक्स है, फ्लक्स प्रति पोल, ठीक है। प्रत्येक पोल का फ्लक्स जिसे मैं वेबर में डिनोट करता हूं, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि यहां पर जो आपका Z है वो क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और A आपका क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि यहां पर 2 पोल लिए मैंने और इनके फ्लक्स को प्रदर्शित किया है। इसके मध्य मैंने क्या किया है कि यहां पर चालक को मूव कराया है, ठीक है। और n मान लेता हूं, इसकी क्या है, स्पीड है, स्पीड है किसमें, आरपीएम में, ठीक है। तो ये क्या है, रोटेशन प्रति मिनट है। अब यदि मैं इसे क्या करता हूं, सेकंड में प्रदर्शित, आरपीएस, रोटेशन प्रति सेकंड। तो फैराडे का नियम क्या कहता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में चालक को मूव कराया जाता है तो चालक द्वारा फ्लक्स लाइंस को कट किया जाता है, जिसके कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो यहां पर जो ईएमएफ उत्पन्न होता था वो कितना था, N d∅dt वोल्ट उत्पन्न होता था। याद है सभी को, ठीक है,
कि फैराडे के नियम के अनुसार जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को मूव कराया जाता है या गति करवाई जाती है तो चालक द्वारा फ्लक्स लाइंस को कट किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो वो ईएमएफ क्या था? एन डी फाई बटे डी टी। अब यदि हम बात करें ईएमएफ प्रति कंडक्टर की, ठीक है, कंडक्टर की बात करें तो क्या होगा? डी फाई बटे डी टी वोल्ट होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर n बटे 60 क्या है? घूर्णन प्रति सेकंड है। n बटे 60 घूर्णन क्या है? 1 सेकंड में, प्रति सेकंड है। तो एक चक्र क्या होगा? एक चक्र या एक घूर्णन क्या होगा? इसको इधर लेके जाइए और सेकंड को चक्कर प्रति सेकंड, तो यहां पर क्या जाएगा आपका? 60 बाय एन आ जाएगा, ठीक है। तो यदि हम डी फाई बाय डी टी की बात करें कि एक जो आपका पोल है उसका फ्लक्स फाई है, तो आपके पास टोटल पोल कितने हैं? पी है, तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया? पी फाई। और चक्कर प्रति सेकंड 60 बाय क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो ये एन ऊपर चला गया, तो आपके पास क्या आ गया? डी फाई बाय डी टी बराबर पी फाई एन बाय 60, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। पी फाई एन बाय क्या हो गया है? 60। अब देखिए आपके पास टोटल चालक कितने हैं? जेड, और समांतर पथ कितने हैं? ए। तो आप यहां से ईएमएफ प्रति पैरेलल पाथ की बात करोगे तो यहां पर यदि आपके पास जेड चालक हैं, ठीक है, और ए समांतर पथ हैं, तो प्रत्येक समांतर पथ में चालक कितने होंगे? प्रत्येक समांतर पथ में चालक कितने होंगे? Z अपॉन में A होगा, Z अपॉन में A होगा। अब देखिए यहां पर क्या है कि डी फाई बाई डी टी है, वो क्या है? आपका ईएमएफ प्रति कंडक्टर है, तो Z बटे A का कितना आ जाएगा? इसको इससे गुणा करा देंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? प्रत्येक समांतर पथ में उत्पन्न ईएमएफ, प्रत्येक समांतर पथ में उत्पन्न ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा? पी फाई एन बटे 60 इंटू जेड अपॉन में ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप इसे क्या लिख सकते हो? ईएमएफ बराबर फाई जेड एन पी बटे 60 ए लिख सकते हो, है ना। अब देखिए इसमें सबसे पहले कि समांतर पथों की संख्या होगी वो क्या रहती है? नियत रहती है। पोलों की संख्या है वो भी क्या रहती है? नियत रहती है। और जेड यानी चालकों की संख्या है वो भी क्या रहेगी? नियत रहेगी। तो यहां से आपके पास क्या जाता है? ईएमएफ समानुपाती फाई एन आ गया। क्यों? कि समांतर पथ, पोलों की संख्या और चालकों की संख्या क्या रहती है? नियत रहती है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ईएमएफ E2 बटे E1 बराबर क्या लिखोगे? φ2 बटे φ1 इंटू N2 बटे N1। यदि आपका फ्लक्स नियत नहीं रहता है
उस समय आपको ये समीकरण ध्यान में रखना है, ठीक है ना। E2/E1 बराबर φ2/φ1 इंटू N2/N1। यदि आपका फ्लक्स नियत नहीं रहता है तो ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, यदि फाई इक्वल टू क्या कर दूं मैं, कांस्टेंट नियत कर दिया मैंने, तो ये भी नियत कर दिया, तो ईएमएफ समानुपाती किसके हो गया है, स्पीड के हो चुका है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, E2/E1 बराबर N2/N1। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। इनसे संबंधित बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल आपको दिया है 4 पोल लैप वाउंड डीसी जनरेटर। क्या है, 4 पोल लैप वाउंड डीसी जनरेटर में 50 खांचे तथा प्रत्येक खांचे में 20 चालक, ठीक है ना। क्या है, एक 4 पोल लैप वाउंड डीसी जनरेटर है जिसमें क्या है 50 खांचे हैं तथा प्रत्येक खांचे में क्या है 20 चालक है। वह जनरेटर 1500 आरपीएम स्पीड पे क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। 1500 आरपीएम पर घूर्णन करता है तथा 0.7 मिली वेबर फ्लक्स प्रति पोल है। तो उत्पन्न ईएमएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, ईएमएफ ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या लिखिए, ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ बराबर φZnP/60A, ठीक है। तो फ्लक्स कितना दिया आपको, 0.7 मिली। 0.7 मिली का मतलब 10 की घात -3, ठीक है। चालकों की संख्या Z, तो एक खांचे में 20 है, आपके पास कितने हैं 50 है, तो गुणा करा दीजिए, कितना हो गया 1000 चालक हो गए। इनटू स्पीड कितनी दी आपको 1500 आरपीएम, इनटू पोलों की संख्या कितनी दी है 4 दी, डिवाइड बाय क्या है 60। अब कौन सी वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग है। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, A बराबर P होता है, तो यहां पर कितना होगा 4 होगा। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए यहां पे 0.7 है, तो इसे 7 बटा क्या लिख सकते हैं अपन 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस 10 से मैंने इस 0 को काट दिया, ठीक है, और इससे ये 0 काट दिया, ठीक है। अब ये क्या है 10 की घात -3 है और ये क्या है +3 है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां पे कितना बचा आपके पास 15 × 7/6, तो कितना होगा यहां पे 7 × 5 = 35 और 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 10, 105/6। तो भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, एक बार, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, बच गया 3, 6 × 5 = 30। इतना वोल्ट क्या उत्पन्न होगा, इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे
पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये किसका लिया हमने, लैप वाउंड डीसी जनरेटर का एग्जांपल लिया है। एक एग्जांपल हम वेव वाउंड डीसी जनरेटर का भी देखते हैं। ठीक है, यहां पर अब देखिए एग्जाम्पल नेक्स्ट, कि आपको क्या दिया गया है कि यहां पर 4 पोल, चलिए 8 पोल ले लीजिए, 8 पोल वेव वाउंड डीसी जनरेटर। ठीक है, क्या दिया गया आपको, 8 पोल वेव वाउंड डीसी जनरेटर दिया गया है। उसमें क्या है कि आपका खांचे टोटल दिए गए हैं आपको 51 खांचे तथा प्रत्येक खांचे में आपको क्या दिया गया है, 20 चालक दिया गया। ठीक है, और आपका जो आर्मेचर है वो 1000 आरपीएम पे क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। इसके अलावा आपका जो फ्लक्स प्रति पोल है वो दिया है 12 मिली वेबर प्रति पोल दिया है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिया गया है, वेव वाउंड। तो यहां पर ईएमएफ बराबर क्या होगा, 5ZNP बटे 60A। तो 5 का मान कितना दिया है, 12 मिली। ठीक है, 12 गुणा 10 की घात -3। जेड क्या होगा, 51 गुणा 20, 51 गुणा 20। ठीक है, और मल्टीप्लाई स्पीड कितनी दी गई आपको, 1000 आरपीएम। ठीक है, पोलों की संख्या कितनी दी है, 8 पोल दिए गए, लेकिन नीचे क्या आएगा 60। ए क्या है, समांतर पथों की संख्या। वेव में क्या होगा, केवल यहां पर ए का मान कितना रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, तो यहां पर कितना रखोगे, गुणा 2। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 से ये 2 बार चला गया। ठीक है, तो यहां से 51 को करोगे तो 2 और 10 गुणा 8, तो कितना हो गया, 8 दूनी 16 और 8, इतना वोल्ट आपका क्या उत्पन्न हो चुका है, ईएमएफ उत्पन्न हो चुका है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, ईएमएफ इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हो। इसके साथ साथ आप लैप और वेव के किसी भी इक्वेशन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकता है इक्वेशन, वो क्या है, 8 पोल वेव वाउंड डीसी जनरेटर, उसमें वो क्या दे सकता है आपको, ड्यूप्लेक्स दे सकता है। तो ड्यूप्लेक्स देगा तो समांतर पथों की संख्या ए बराबर क्या होगा, 2 गुणा एम। ड्यूप्लेक्स बोला है तो यहाँ पे 2 रखोगे तो कितने हो जाएंगे, 4। तो ए के स्थान पे कितना रखोगे, 4 रखोगे। ट्रिप्लेक्स बोले तो समांतर पथ ए बराबर 2 गुणा एम, यानी ट्रिप्लेक्स बोला है तो 3, यानी 6 समांतर पथ रख दोगे। बस आपको वहां पर लैंग्वेज में यही ध्यान में रखना है कि क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, सिंप्लेक्स बोला जा रहा है या ड्यूप्लेक्स बोला गया है या ट्रिप्लेक्स बोला गया। ठीक है, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी बात करते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस की।
हेडिंग डालिए आर्मेचर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है, या आप लिख दीजिए आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। अब देखिए सबसे पहले Z क्या है आपके पास, टोटल कंडक्टर, कुल चालकों की संख्या। A क्या है आपके पास, समांतर पथ है, ठीक है। और X क्या है, यहां पे मैं ले लेता हूं एक चालक का प्रतिरोध। क्या है, एक चालक का प्रतिरोध। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए कि आपके पास Z टोटल तो क्या है, कंडक्टर है, A समांतर पथ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है कि प्रत्येक समांतर पथ में कितने प्रतिरोध आएंगे, ये पता होना चाहिए। तो आपके पास जैसे मान लीजिए Z है, एग्जाम्पल ले लीजिए, Z का मान आपके पास दिया गया है 50, समांतर पथ का मान दिया है 2, ठीक है। तो प्रत्येक समांतर पथ में कितने चालक आएंगे, 50/2 यानी 25 आएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, प्रति समांतर पथ में चालक क्या होंगे, Z/A, ठीक है, ठीक है, हो गया। कितना आ गया, प्रत्येक में 25 आ गया। अब मान लीजिए कि प्रत्येक चालक का प्रतिरोध X है, तो टोटल कितना हो गया, 25X। एक पथ में कितना हो गया, 25X। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, प्रति समांतर पथ में चालक का प्रतिरोध, प्रति समांतर पथ का प्रतिरोध। तो कितना दिया है, एक चालक का X, तो यहां पर एक समांतर पथ में चालक कितने हैं, Z/A। तो यहां से क्या आ जाएगा, X × Z/A आ जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास समांतर पथ है, ये आपके पास क्या है, समांतर पथ है, ठीक है। इसमें क्या है, ये आपके क्या लगे हुए हैं, चालक लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर इसका प्रतिरोध XZ/A है, इसका भी XZ/A है, इसका भी क्या है, XZ/A है, इसका भी XZ/A है। तो टोटल कितना आएगा, कितना आएगा, XZ/A² आएगा। कैसे आएगा ये अभी बताता हूं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, XZ/A² होता है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। अब देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे Z का मान आपको दिया है 40, ठीक है।
और ए समांतर पथों की संख्या आपको दी है 4, प्रति चालक रेजिस्टेंस x का मान दिया आपको 0.3 ओम। कितना दिया है? 0.3 ओम ये दिया है आपको। ठीक है, तो यहां पर आपको ज्ञात करना है टोटल आर ए। ठीक है, तो देखिए आपके पास Z तो क्या थे? चालक थे। ऐसे बना लीजिए। ठीक है, A क्या है? समांतर पथ। कितने हैं? 4, तो 4 मैंने क्या ले लिए? समांतर पथ। टोटल चालक कितने हैं? 40। 4 समांतर पथ है तो प्रत्येक में कितने प्रतिरोध आएंगे? टोटल 10 प्रतिरोध आएंगे। कितने आएंगे? सॉरी 10 चालक आएंगे। प्रत्येक में कितने आएंगे? 10 चालक आएंगे। ठीक है, अब एक चालक का प्रतिरोध कितना दिया है? 0.3, तो गुणा किससे करा दोगे? 0.3 से, तो कितना हो गया? 3 ओम हो गया। प्रत्येक का 3, इसका भी 3 हो गया, इसका भी 3 ओम हो गया, इसका भी कितना हो गया? 3 ओम हो गया। अब आप सभी याद कीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास 4 समांतर पथ होते हैं, प्रत्येक का प्रतिरोध R होता है। प्रत्येक का प्रतिरोध क्या होता है? R। तो आप सभी क्या करते हो कि समान प्रतिरोध है, समांतर पथों की संख्या पता है, तो टोटल प्रतिरोध RT बराबर क्या करते हो? R/N करते हो। तो उसी प्रकार यहां पर क्या हो जाएगा? 4 समांतर पथ है और प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है? 3। तो यहां से आप RA निकालोगे तो क्या लिखोगे? 3/4 ओम आ जाएगा। 3 क्या आ जाएगा? 4 ओम आ जाएगा। तो ये तो क्या था? बेसिक एग्जांपल। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो देखते हैं। ठीक है, जैसे आपको दिया है कि नेक्स्ट एग्जांपल, ए 4 पोल लैप वाउंड डीसी जनरेटर में 220 टर्न तथा प्रत्येक टर्न का प्रतिरोध 0.4 ओम है, तो आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? RA बराबर X इंटू T/A²। अब देखिए यहां पर ये रेजिस्टेंस है वो क्या है? केवल एक चालक का है। यहां पे किसका दे रखा है? टर्न का। तो जैसे ये एक टर्न होता है, ये क्या है? एक टर्न है। ये क्या है? एक टर्न है। तो आपको पता है कि एक टर्न का निर्माण 2 चालकों से होता है, यानी T बराबर क्या होता है? 2Z होता है ना? या आप कह सकते हो कि T बराबर Z/2 होता है। तो यहां से टर्न दिए हुए तो चालक निकाल सकते हो, तो निकालोगे तो यहां से Z बराबर क्या हो जाएगा? 2T हो जाएगा। तो चालक कितने आ गए? 2 गुणा 220, यानी टोटल कितना हो गया? 440 चालक हो गए। ठीक है, अब देखो ये एक टर्न है,
एक टर्न का प्रतिरोध कितना है आपके पास, 0.4 है, तो रेजिस्टेंस चालक का कितना आ जाएगा, इसका आधा, 0. क्या आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो, तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, आर ए बराबर एक्स का मान 0.2 गुणा जेड कितना दिया है 440 डिवाइड बाय पोल कितना दिया है 4 पोल लैप। लैप में क्या होता है, ए बराबर पी होता है, तो यहाँ पर क्या करोगे, ए की स्क्वायर यानी 4 गुणा 4, तो 4 से इसे काटोगे तो 110 हो गया। ठीक है, 110 से ये 0 यहाँ पर गया, इस 2 से इसे काटोगे 2 बार गया, 2 से इसे काटोगे तो 5.5 ओम आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रेजिस्टेंस किसका, आर्मेचर वाइंडिंग का आसानी से निकाल सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। मैंने यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस जो बनते हैं वो बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।